हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत श्रेया उपाध्याय मैम की कॉपी, जो कि यूपीपीसीएस में टॉपर थी, जिनकी सेकंड रैंक थी, डीपीआरओ में चयनित हुई थी। और इससे पहले हमने आपको ऑलरेडी इनके 10 क्वेश्चन करा दिए हैं 2 वीडियोज़ के माध्यम से। तो उस कॉपी का आज ये अंतिम वीडियो है और इसमें हम कुल 4 प्रश्नों को देखेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि हमने मेंस की पूरी सीरीज स्टार्ट करी थी टॉपर्स कॉपी के माध्यम से, जिसमें हमने कंप्लीट 1 से लेकर के जीएस 4 तक की कॉपियाँ कंप्लीट कराई थी, ठीक है। और उसके अलावा हमने मिसलानियस क्वेश्चन भी कराए थे। टोटल अभी तक मैंने आपको 20 से 22 क्वेश्चन मतलब वीडियोस करा दिए हैं ऑलरेडी मेंस आंसर राइटिंग के। और अगर सारे क्वेश्चन देखे जाएं तो हमने लगभग आपको 120 के आसपास प्रश्न और उसके आंसर करा दिए हैं, वो भी टॉपर्स कॉपी के माध्यम से, ठीक है। तो आपने अगर वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएँ। जो लोग नहीं जुड़े हैं वहाँ पे उन सारी कॉपियों के PDF ऑलरेडी डाल दिए गए। इसके अलावा मेंस का आपका आंसर राइटिंग का जो भी मतलब इनरिचमेंट वाली चीज़ें होती हैं वो भी आपको उस पर दी जा रही हैं, ठीक है। तो सब जरूर जुड़े जा करके आप सब। और उसके साथ ही अभी आपका रिज़ल्ट इसी वीक आ जाएगा। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो हम एक डेडिकेटेड प्रोग्राम, वो भी फ्री, आपके यूट्यूब चैनल पे शुरुआत किया जाएगा पेपर वाइज, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए वाले जो भी लोग हैं। अब देखते हैं आज के प्रश्न को माध्यम से। ये हमारा पॉलिटी का प्रश्न है और आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिसंघीय क्या होता है, संघीय क्या होता है, ठीक है, और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फिर भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, भारत की क्या, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रणालियां हैं शासन करने की, उन सब के बारे में आपको डिटेल्ड मतलब बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा करिए, ठीक है। तो परिसंघीय मतलब कॉन्फेडरल। इस फेडरल आपको पता है क्या होता है, जैसे अमेरिका का संविधान फेडरल है, मतलब संघीय व्यवस्था वाला, जहाँ पे राज्य भी हैं और केंद्र भी है। राज्य अलग है, केंद्र अलग है, और एक तरह के ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में मतलब साइन करके बंधे हुए हैं। अब परिसंघीय अगर कि मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक केंद्र है, इस केंद्र में ये सारे छोटे छोटे राज्य हैं, और ये एक संघ के मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अनेक राज्य मिल करके ये एक संघ को बनाते हैं। एक दूसरा भी स्टेट है, उसमें भी ये सारे लोग जो हैं वो, ये सारे राज्य एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से संघ बनाते हैं एक, ठीक है। तो ये आपकी संघीय व्यवस्था हो गई। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें तो यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया। तो अमेरिका के जो 50 स्टेट हैं वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक संघ का निर्माण करते हैं। अब परिसंघ और संघ में सिर्फ एक अंतर होता है, दोनों में राज्य जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल करके एक संघ बनाते हैं। लेकिन परिसंघ और संघ में अंतर ये होता है कि इसमें जो ये राज्य होते हैं संघ में, ठीक है, फेडरल व्यवस्था में जो राज्य होते हैं उनको इस केंद्र से या इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो परिसंघ होता है उसमें ये लोग रहते तो एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हैं, लेकिन इसमें से जिस भी राज्य को मन होगा वो इससे अलग भी हो सकता है, संघ से, केंद्र से। इसका एग्जाम्पल 1992 तक एक नज़र आता था, वो था यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत रूस जिसको बोलते हैं। ये इसी कॉन्फेडरल व्यवस्था के तहत इसके राज्य बंधे हुए थे। इसी के ही कारण था कि 1992 में 15 अलग अलग राज्यों में टूट गया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, चर्चा करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने इंट्रो क्या दिया है श्रेया उपाध्याय मैम ने, कि भारत का संविधान एक परिसंघीय संविधान की स्थापना करता है जो संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। परिसंघीय संविधान का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। यहाँ पे जो परिसंघीय की बात करी गई है वो जो भारत में सिस्टम है संघीय वाली, उसकी बात करी जा रही है कि एक केंद्र होगा और बाकी छोटे छोटे राज्य होंगे। यहाँ पे मैंने आपको जो क्रिस्टल क्लियर करके बताया कि संघ, परिसंघ, इन सब में क्या अंतर होता है, उसको नहीं माना गया है। जो 1935 के अधिनियम में जो संघ बनाया गया भारत को, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब परिसंघीय संविधान के अगर लक्षण की बात करें, क्योंकि है क्या, जैसे ये क्वेश्चन इसमें हिंदी में लिखा है, लेकिन इसी का जब आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो उसमें हो सकता है कॉन्फेडरल ना लिख करके फेडरल व्यवस्था लिखा गया होगा, क्योंकि हिंदी में शब्द बदल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाए। अगर फेडरल सिर्फ रहेगा तो फिर आप संघीय व्यवस्था वाली बात करेंगे, जो संघीय लक्षण भारत में पाए जाते हैं उसको इसमें जिक्र करना है। अगर इंग्लिश में आपका
परिसंघी या हिंदी में कुछ भी लिखा रहा है, परिसंघी या संघी। अगर इंग्लिश में आपका कॉन्फेडरल रहेगा तो वो वाला रहेगा यूएसएसआर वाला जो मैंने आपको बताया। अब परिसंघी संविधान के लक्षण बताते हैं क्या क्या हैं और 1935 के अधिनियम में इसके क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है इस आंसर में, ठीक है। तो जैसे द्विस्तरीय सरकार की प्रणाली, ये परिसंघी संविधान का लक्षण है। फेडरल, यहाँ पे परिसंघी का मतलब कॉन्फेडरल नहीं, फेडरल में बार बार इसीलिए चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो द्विस्तरीय सरकार की प्रणाली है। अब 1935 के अधिनियम में भी यही था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी, केंद्र में द्वैत शासन था, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था थी, ठीक। फिर आता है अगला पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आप लोगों ने इनमें से जो भी मेंस की कॉपी बनाई होगी, मैंने बार बार हर वीडियो में अपने बताया, आप सब मेंस की एक कॉपी बना के रखें, उसमें पॉइंट्स को लिखते रहें। उसमें आपको जब भी आप एक मतलब गोला बनाइए और लिख लीजिए उसके अंदर कि संघीय या कि फेडरल संविधान के लक्षण क्या क्या होते हैं, और ये सारी हेडिंग्स जो हैं इनको आप नोट डाउन कर जाइए अपने उसमें, ताकि लास्ट टाइम डिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो संघीय यानी कि फेडरल व्यवस्था का लक्षण है। अब इसी के तहत 1935 के अधिनियम में के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर है शक्तियों का विभाजन। अब 1935 के अगर संविधान में देखें तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में विषयों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया था, ठीक। अब अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। तो अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट में मतलब कर दिया कंक्लूजन कि हालांकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के सभी प्रावधान लागू नहीं किए गए। इसके तहत इतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर कहें तो भारत की परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संविधान में 1935 के प्रावधान शामिल किए गए थे। तो अब आप लोग डॉक्टर 1935 पे चूँकि सवाल बनते हैं तो 1935 वाला जो अधिनियम है उसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कोट अपनी कॉपी में नोट करिए। देखिए मैं जो बताते हुए चल रहा हूँ कि आप मेंस में इन सब चीज़ों को मेंस की कॉपी में नोट डाउन करें। अगर ये आप नोट डाउन करेंगे तभी आपको इन कॉपियों को देखने का, इनको पढ़ने का मतलब उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा फिर वीडियो देख के जाएंगे और मेन आंसर में आएगा तो बहुत सारे पॉइंट भूल जाएंगे और कोई इसका फ़ायदा नहीं रहेगा, आप जाएंगे उसको भूल, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इंट्रो क्या दिया, वामपंथी उग्रवाद माओवाद की विचारधारा को अपनाते हैं जो हिंसा के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते। तो अब इन्होंने वामपंथी उग्रवाद की परिभाषा दे दी। अब वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आपको एग्जाम में नंबर मिलता है। आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ा संकट बताया था। इसमें कई हिंसात्मक या वैचारिक संघर्ष की घटनाएं देखी जा सकती हैं। अब जैसे आंतरिक सुरक्षा को कैसे मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना, जैसे कि बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ से है उसमें इन्होंने मतलब ये एग्जाम्पल दिया। फिर है मॉब लिंचिंग, अफवाह के आधार पर भीड़ द्वारा हत्या हो जाती है। वैचारिक संघर्ष होता है, केरल के बुद्धिजीवियों द्वारा जो प्रसार किया जाता है। आतंकवाद वामपंथी उग्रवाद का बृहद रूप होता है ये, ठीक है। तो ये सारी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ने जो है क्या किया था, इन्होंने आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ा संकट बताया था किसको, वामपंथी उग्रवाद को। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, इन सबसे प्रभावित जो भारत के क्षेत्र हैं, ये आप भारत का मैप बनाएंगे इसी तरह और उसमें आप प्रभावित राज्य दिखा देंगे। जैसे बिहार का ये वाला एरिया, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ये वाला एरिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो और ठीक है, तो ये जहाँ पे जैसे ज़्यादा घुचपुच लिखा, इन्होंने ये बता दिया ये वाला जो एरिया है ये सर्वाधिक प्रभावित है वामपंथी उग्रवाद से, ठीक है। तो ये आप मैप भी ऐसे ही बना सकते हैं। फिर अगला है आर्थिक विकास को भी ये प्रभावित करता है। आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो वामपंथी उग्रवाद आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाता है, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। चूँकि इन राज्यों में आपको पता होगा कि ये वामपंथी उग्रवाद ज़्यादा है, यही कारण है कि ये राज्य उतना डेवलप नहीं है जितना कि साउथ के या फिर बाकी स्टेट हैं। फिर अगला जो ये प्रभावित करता है वो होता है सामाजिक विषमता। एक हो गया मतलब आंतरिक सुरक्षा, दूसरा हो गया आर्थिक विकास, तीसरा हो गया सामाजिक विषमता। तो सामाजिक विषमता में यह भारत के अन्य लोगों एवं सरकार व जनता के मध्य दूरी लाता है, जिससे अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। अब भारत सरकार के प्रयास क्या हैं, तो विकासात्मक रणनीति, ये भारत सरकार का एक प्रयास है। इसके तहत क्या किया जा रहा है, महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास जैसे सड़क, रेल, उद्योग आदि। इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम गतिशक्ति आदि प्रयास कार्यरत हैं, ठीक।
अगला है सुरक्षात्मक रणनीति। तो सुरक्षात्मक रणनीति में अगर देखें तो बस्तारिया बटालियन गठित की गई है, ग्रे हाउंड फोर्स है, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें अगर नहीं पता है तो। फिर क्षमता निर्माण किया जा रहा है, जैसे रोशनी कार्यक्रम द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण किया जा रहा है, विश्वास बहाली की जा रही है, आत्मसमर्पण व पुनर्वास की जो नीति है, ठीक। फिर अगला है एकीकृत दृष्टिकोण के संदर्भ में वर्ष 2017 में समाधान रणनीति लाई गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने लास्ट में ये सारी पॉइंट बता के कंक्लूड कर दिया कि उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 में प्रभावित क्षेत्र केवल 41 जिलों तक रह गया, 2010 में 96 जिलों तक था। अतः अखंड भारत एवं समावेशी विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो इन्होंने वे फॉरवर्ड कंक्लूजन इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। तो वन्य जीवों की संरक्षण की चुनौतियां हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। इंट्रो देखिए उन्होंने क्या लिखा कि जैव विविधता की दृष्टि से वन्य जीव महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में वन्य जीवों के संरक्षण के कई प्रयास किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित है। अब प्रयास क्या क्या है? नंबर 1 तो कानूनी प्रावधान है। तो कानूनी, अब ये जैसे इन्होंने बनाया प्रयास लिख करके डायग्राम, इन सबको आप लोग मतलब एक तरह से फॉर्मेटिंग अपने कॉपी में रखिए कि एक ही तरह का डायग्राम बना के आएंगे तो फिर बोरिंग लगेगा एग्जामिनर को, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग डायग्राम, ठीक है। कानूनी प्रावधान क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का आप सबको पता होगा। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, ये भी आपको पता होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, ये भी होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कानूनी प्रावधान में। संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है 48 है, आपको पता होगा। मूल कर्तव्य में भी इसकी बात करी गई है, ठीक है। योजनाओं की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, गिद्ध संरक्षण परियोजना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो IUCN है, WWF है, ट्रैफिक है, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल है। तो ये सारे प्रयास हैं वन्य जीवों को बचाने के, ठीक है। फिर है अगला, इन्होंने क्या पॉइंट लिखा कि उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद हाल ही में वन्य जीवों की घटी संख्या, नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना आदि पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें लिख दी कि ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से हमारा वन्यजीव जो है या जो पारिस्थितिक तंत्र है वो नुकसान में है। अब इन्होंने वन्यजीवों के संरक्षण के समक्ष चुनौतियाँ बताई, क्योंकि हमको आलोचनात्मक परीक्षण करना था, आपको पता है। तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं कि बढ़ती जनसंख्या एवं उनकी मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव है, जैसे भवन निर्माण के लिए वनों की कटाई हो रही है। दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 2020 के नियमों की लोचकता वन्य जीव क्षेत्रों में हस्तक्षेप की अनुमति देती है। तो ये जो 2020 में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट मतलब आकलन आया था, इसमें संशोधन कर दिया गया था और इसमें क्या किया गया था, इन नियमों में ढील दे दी गई थी। तो इससे क्या होगा, जो वन्य जीव क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है पर्यटन एवं मनोरंजन के कार्यों के विस्तार हेतु विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं, वन्य जीव को प्रभावित कर रही हैं, जैसे लक्षद्वीप विकास योजना। फिर चौथा है वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता हो रही है, जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि आदि। फिर है मानव पशु के मध्य संबंधों की जटिलता, जैसे केरल में गर्भवती हाथिनी को मार दिया गया था, आपको पता है। फिर अगला है प्राकृतिक आवास में मानवीय हस्तक्षेप, जैसे अवनी बाघिन की हत्या जो की गई थी, ठीक है। ये सारे मतलब करंट में जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, इन सबको आपको एग्ज़ाम के आंसर में कोट करना होता है, ताकि रहे कि हाँ आप अवेयर हैं जो भी समाज में या फिर देश में हो रही हैं बड़ी बड़ी घटनाएं, इससे ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अगला है, अब इन्होंने कंक्लूजन कर दिया है और वे फॉरवर्ड रूप से कि उपर्युक्त कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वन्यजीव संरक्षण के स्थानीय प्रयास एवं विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण। अब विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण, ये सब शब्द लिखते हैं, ये कीवर्ड्स हैं, यहीं से आपको आपके एग्जाम में मिलता है नंबर। तो विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, जैसे राजस्थान के बिश्नोई समुदाय, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति एवं गुजरात के मालाधारी समुदाय का बाघ संरक्षण के प्रयास। तो ये एग्जाम्पल भी इन्होंने इसमें दे दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, हो गए हमारे आज वाले क्वेश्चन। तो ये शानदार तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है और इसमें शायद ये तीन नहीं, मैं 4 बोल रहा था, शायद 3 है या फिर 4, एक ये हो गया, दूसरा वामपंथी वाला उग्रवाद वाला हो गया, तीसरा है, अच्छा ये 3 ही क्वेश्चन बचे थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का इस कॉपी में बचे थे, मुझे लग रहा था कि 4 शायद बचे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, नहीं 4 थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर छूट गया था, वही मैं कहूँ कि मैंने तो 4 सोचा था। हाँ, मैंने आपको ये कराया 1935 से, ये वाला छूट गया था कैग वाला। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको यहाँ ये वाला करा दिया था भूमि सुधार तक का, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन, वही मैं कहूँ 3 कैसे हो सकते हैं, मैंने 4 बोला था आपको।
तो ये आपको कैग पे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जो संवैधानिक पद होते हैं आपके एग्जाम में GS2 में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके PCS में बनता है। तो सबसे पहले चूंकि कैग के बारे में ये ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रो में इनके बारे में बता देंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से में कैग के पद का प्रावधान है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण पद माना है। अब ये अगर आप देखें तो 120 शब्दों में जो आंसर लिखे जाते हैं उसके लिए बेस्ट इंट्रो है। मैंने आपको बताया 15 से 20 शब्दों में आपका इंट्रो होना चाहिए, 120 शब्दों वाला अगर आप आंसर लिख रहे हैं। अब इन्होंने एक तो संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करना, तो संविधान में किस आर्टिकल में जिक्र है वो बताया, और साथ ही ये भी बता दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको सबसे महत्वपूर्ण पद माना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका जो एग्जामिनर पर इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव पड़ता है। अब कैग की भूमिका क्या है, तो ये इन्होंने इस तरह से बना दिया इसको। तो कैग की भूमिका लेखा परीक्षक के रूप में और लेखांकन के द्वारा। तो लेखा परीक्षक के रूप में अगर देखें तो नंबर 1 क्या है कि संचित निधि, आकस्मिकता निधि, केंद्र व राज्यों के लोक लेखा से सभी व्यय का लेखा परीक्षा करना है, ये इनका काम है। फिर है राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर केंद्र, राज्य एवं अन्य प्राधिकरण से वित्त पोषित निकायों की प्राप्तियों व व्यय का भी लेखा परीक्षण करना, ठीक है। और लेखांकन के द्वारा अगर देखें तो संघ व राज्यों को बजट तैयार करने के लिए सूचना देना, ठीक है। संघ व राज्य क्षेत्रों के वित्तीय लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं को तैयार करना। तो ये दो मतलब इनके कुल 4 कार्य हो गए लेखांकन और लेखा परीक्षक के रूप में, ठीक है। अब इन्होंने आगे इसको वे फॉरवर्ड कर दिया पॉइंट्स लिख करके। वो पॉइंट्स क्या लिखा कि अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को भेजी गई कैग की रिपोर्ट लोक वित्त से व्यय करने में औचित्य व विवेक सुनिश्चित करने हेतु सर्वोपरि है। उदाहरण के लिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला उजागर करने में कैग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कैग की भूमिका इन्होंने 2 एग्जाम्पल से यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। अगला है अब कैग की सीमाएं क्या है, यानी कि इसमें आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, आलोचनाएं बताना है। तो नंबर 1 सीमा क्या है कि कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्व में किए व्यय से संबंधित हैं जिसे रोकने में कैग की भूमिका नहीं होती। होता क्या है, जैसे पूरे वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय वर्ष बीत गया उसमें सरकार ने या संस्थाओं ने क्या क्या अनियमितता की उसको कैग बताता है। अब तो वो चूंकि हो चुका है तो कैग कहीं ना कहीं उसको रोक नहीं सकता, जो हो गया उसको बता सकता है, उसको रोकने में वो असमर्थ है, ठीक। ऐसे में कैग को पोस्टमार्टम करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, पोस्टमार्टम बाद में होता है। दूसरा, केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका है, नियंत्रक की नहीं। ये बात कही जाती है कि इसके नाम में तो लगा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ऑडिटर जनरल तो है, ऑडिटर की भूमिका में है, लेकिन कंट्रोलर की भूमिका में नहीं है। तीसरा, कैग की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, तो कि आपको पता ही है कैग किसको बनाया जाता है, घूम फिर के जो सत्ता में सरकार होती है पार्टी की, वो अपने ही खास लोग को कैग बना देती है। तो ये सब थोड़ी इसकी सीमाएं रहती हैं। अब इन्होंने वे फॉरवर्ड कंक्लूजन लिखा कि उपयुक्त कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक लेखा प्रहरी के रूप में कैग महत्वपूर्ण है। कैग की शक्तियों का विस्तार करके इसकी सीमाओं को न्यून किया जा सकता है। तो ये अच्छा इन्होंने मतलब इंट्रो लिखा अच्छी भाषा में। तो ये कंप्लीट इनकी कॉपी हो गई और इस कॉपी को हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें कॉपी डाल दूंगा, आप सारे आंसर्स को देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।